नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बिना बस्तर के किसी भी पार्टी का छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने का मिशन पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में इन दिनों पक्ष विपक्ष के नेताओं की बस्तर में बढ़ती सक्रियता हैरान नहीं करती। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी, पीसीसी चीफ, मंत्री और वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच अपना जनाधार मजबूत करने अगले 7 दिन भाजपा संगठन मंत्री पवन साय और बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा बस्तर के दौरे पर हैं। बस्तर को लेकर भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर अपना स्टैंड तय करना। ऐसे में भाजपा आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए क्या रोड मैप तैयार करती है, ये पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं के दौरे के बाद तय हो सकता है। चर्चा होगी इस पर, पहले देखते हैं रिपोर्ट। साल 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बस्तर पर ढीली पकड़ के चलते पूरा इलाका गंवा दिया था, लेकिन भाजपा संगठन अब 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चूक सुधारना चाहता है, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और बस्तर संभाग प्रभारी सीनियर विधायक शिवरतन शर्मा 5 दिवसीय बस्तर संभाग के प्रवास पर हैं। दोनों नेता 6 जुलाई को कोंडागांव में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, फिर 7 जुलाई को जगदलपुर, 8 जुलाई को दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। दरअसल भाजपा की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सिलगेर मामले में देर से एक्शन में आई प्रदेश भाजपा इकाई को पहले ही फटकार लगा चुके हैं। बाद में जो कमेटी बनी वो भी सिलगेर तक पहुंच नहीं पाई थी। अब आला नेताओं के निर्देश के बाद प्रदेश इकाई कोई चूक नहीं चाहती। अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों की समीक्षा करना और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके हम पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस विषय पर विचार विमर्श होना है। और स्वाभाविक रूप से जब जा रहे हैं तो आगामी चुनाव की चर्चा, आगामी चुनाव की रणनीति पर निश्चित रूप से विचार विमर्श होगा। कांग्रेस के जनाधार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि जब तक सरकार में जिस पार्टी को भी आना है उसको बस्तर और सरगुजा को साधना होगा, और भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारों में वहां से अच्छा बहुमत रहा है। आने वाले समय पर भी बीजेपी को अच्छा बहुमत मिले, इसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ 2018 चुनाव में बस्तर में कांग्रेस को भरपूर वोट और सीटें मिली। हाल फिलहाल में बस्तर में पुलिस कैंप के विरोध के बहाने अलग अलग जिलों में आदिवासी ग्रामीणों का जमावड़ा और फर्जी मुठभेड़ के साथ साथ खदानों और बोधघाट के विरोध को थामने का प्रयास कांग्रेस और राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। साल 2013 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने भाजपा की पकड़ ढीली करने के लिए बस्तर में अलग से ओडिशा के नेता भक्त चरण दास को जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं 2023 के मद्देनजर कांग्रेस ने उड़ीसा से प्रभावी नेता सप्तगिरी शंकर उल्का को प्रभारी बनाकर बस्तर में पकड़ मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। वहीं भाजपा नेताओं की इन दिनों बस्तर में बढ़ती सक्रियता पर वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को 2.5 साल बाद बस्तर की याद आई है, वो भी सिर्फ वोटों की खातिर। बस्तर के जनमानस में कांग्रेस के प्रति विशेष आस्था है, इसीलिए सभी सीटें उन्होंने हमको जीत करके दी हैं। बस्तर के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, और हमारे जो लोग गए वो हमारी सतत प्रक्रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी जाने का प्रयास कर रही है, 2.5 साल बाद जागने का प्रयास कर रही है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये राजनीतिक दल है, उनको भी अपना काम करना चाहिए। दोनों दल जानते हैं कि प्रदेश में सत्ता का रास्ता बस्तर में जीत के बिना संभव नहीं, इसीलिए अपने दिग्गज नेताओं को बस्तर भेजकर भारतीय जनता पार्टी 2023 से पहले आदिवासी वोटर्स को साधना चाहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता बस्तर के आदिवासियों को लगातार अपने पाले में रखना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये कि इस कवायद में कौन सा दल बस्तर में जमीनी स्तर पर आदिवासियों का विश्वास जीत पाता है। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए बस्तर की बैटल पर चर्चा करते हैं, पर चर्चा करें उसके पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बस्तर क्यों महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ की पहचान तो है ही, और लेकिन सत्ता का गेटवे कहा जाता है, और इसके साथ यदि सरगुजा का भी कॉम्बिनेशन बन जाए तो जो भी पार्टी इन 2 क्षेत्रों में अपना कब्जा कर लेती है उसका सत्ता में जाने का रास्ता आसान हो जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनाव में मैदानी क्षेत्रों में कांग्रेस को छकाते हुए या कांग्रेस के साथ एक छल करते हुए कहूँ तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, अपनी सत्ता को कायम किया था। और
भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रयास था उसका ही नतीजा 2018 में पार्टी को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, 1990 से लगातार विधायक का चुनाव जीत रहे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी हैं, जो ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन हैं, प्रखर वक्ता हैं, विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, हर विषय पर उनकी बड़ी पकड़ है और मध्य प्रदेश से के ज़माने से छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बात कर ली जाए, बस्तर में जो संगठन प्रभारी हैं उनकी क्या भूमिका है। आपको याद होगा 2013 का चुनाव, जब कांग्रेस ने 12 में से 8 सीटें जीत ली थी और सरगुजा रीजन में भी कांग्रेस ने करीब करीब 7 सीटें जीती थी। तब से समझ में आने लगा था कि आगे आने वाला परिदृश्य क्या होने जा रहा है। और शुरुआत इस तरह से हुई कि कांग्रेस ने भक्त चरणदास को जब वहाँ प्रभारी बनाया तो उन्होंने बस्तर की 12 सीट और 6 सीट वो जो राजनांदगांव को मिला के आती थी, उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी में सफलता की इबारत वहाँ पर विधान चंद कर लिख रहे थे, जो संगठन मंत्री के रूप में वहाँ काम देख रहे थे। बृजमोहन जी का वहाँ बहुत जाना आना रहा है, प्रभारी रहे हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना संगठन मंत्री वहाँ से हटाया, उसके बाद वहाँ की जो स्थानीय गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब बनती गई और इसका परिणाम 2018 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी, वो दंतेवाड़ा। बाद में उपचुनाव में उसको भी गंवा दिया। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं राजेंद्र तिवारी जी से। तिवारी जी, आपने अपनी पार्टी में वहाँ का प्रभारी चेंज किया है और आपकी पार्टी वहाँ पर उड़ीसा से नेताओं को रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उड़ीसा से ही रखा था। विधान चंद कर का जो पृष्ठभूमि का है, तो बस्तर कितना महत्वपूर्ण है और बस्तर में इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे नक्सली ग्रामीणों की आड़ में कैंप का विरोध कर रहे हैं, बोधघाट परियोजना का विरोध हो रहा है और दीगर छोटे छोटे मुद्दे वहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुठभेड़ को लेके जो सियासत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के समय की कई मुठभेड़ थी जो विवादास्पद थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से अपना जनाधार फिर से मजबूत करने जा रही है? जैसा जोगी जी के समय जब 2003 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी बस्तर से। जी, ऐसा है डॉक्टर मिश्रा, आपने कहा कि प्रभारी, जी हाँ, हमारे यहाँ नए प्रभारी संसद सदस्य श्री सप्तगिरी जी की नियुक्ति किया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में और उनके प्रभार में जो पुनिया जी हैं उन्होंने जो कार्य का विभाजन किया, तो चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहीं से लगी हुई इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। अभी 6 दिन का दौरा भी उन्होंने हाल ही में किया हुआ है। बस्तर हमारे लिए कोई राजनीतिक लाभ लेने का क्षेत्र नहीं है कि हम बस्तर से राजनीतिक लाभ उठाएं या वोट के दृष्टिकोण से उसको देखें। बस्तर भूपेश बघेल जी के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये बात तो सर्वविदित है, मैं कई बार कह चुका हूं और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती है। दिखाई भी देता है कि आदिवासियों के लिए सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले हमारे जो भोले भाले आदिवासी भाई हैं उनके लिए और किसानों के लिए भूपेश बघेल जी पूरी तरह से मन से वचन से और कर्म से समर्पित हैं। और इसलिए जैसे ही हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हमने लोहांडी गुड़ा की जमीन जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी ने उद्योग के नाम पर उद्योगपति को दे करके रखा था, उसको आदिवासियों को वापस करने का काम किया। तेंदुपत्ते का काम एक लंबी श्रृंखला है, बताना चलूं तो काफी समय लगेगा, मगर जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं बृजमोहन जी, ये जानते हैं, इस बात के साक्षी हैं, मेरी बात की पुष्टि भी करेंगे कि इनके समय में तो जब इनकी सरकार थी तो केवल मात्र 7 वनोपज की खरीदी होती थी और अब वो बढ़कर के 52 वनोपज की खरीदी हो रही है। करीब 1200 करोड़ रुपए वनोपज की खरीदी जो वनोपज के माध्यम से खरीदी जाती थी, पहले वो दूसरे लोग खरीदते थे और आदिवासियों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो भूपेश बघेल जी ने उस पर ध्यान आकर्षित किया और ध्यान दिया कि किस तरह से आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरे। जब तक आदिवासियों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, जब तक वो
उनकी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी, तब तक वहां पर न केवल उनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा बल्कि नक्सली समस्या का भी समूल नाश नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक रूप से इस प्रकार का ध्यान देना चालू किया। 4,000 रुपए इसीलिए उन्होंने तेंदुपत्ता का बोनस किया जो बृजमोहन जी के कार्यकाल में 2,500 रुपए था। हाँ, और यह भी बात सही है कि बहुत सारे आदिवासी जो थे वो फर्जी प्रकरण में गिरफ्तार किए गए थे, छोटे छोटे मामले, आबकारी के मामले। अच्छा, मैं जब बात कर रहा हूं और बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे वरिष्ठ नेता सामने हैं तो तथ्यों में और आंकड़ों में एक पैसे भी ऊपर नीचे नहीं होगा। मैं जो बात करूंगा तथ्यात्मक बात करूंगा। 750 प्रकरण वापस किए हैं अभी आते के साथ भूपेश बघेल जी ने, और उसमें 908 जो निर्दोष आदिवासी थे उनको रिहा करने का काम किया, और एक लंबी श्रृंखला। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी की काम की योग्यता को कैसे आंकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हम चुनाव के माध्यम से आंकते हैं कि भाई जिस समय आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर या तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी के नाम की, उसके बाद भी हमने बस्तर जीतने का काम किया। वहां 2 बाई इलेक्शन हुए और दोनों के दोनों बाई इलेक्शन में हम जीतने का काम किया। तो यह सहज नहीं था। आदिवासियों ने इस बात को प्रमाणित किया। हम पूरे प्रदेश में 11 में से केवल 2 ही सीट जीत पाए, जिसमें एक बस्तर की सीट थी। चूंकि आज हम बस्तर के मामले में बात कर रहे हैं इसलिए मैं वहीं तक सीमित रखना चाहूंगा। तो 3 जो बाई एक चुनाव और 2 मध्यावधि चुनाव, तीनों स्थान पर कांग्रेस को सफलता मिली। वहां के नगर निगम से लेकर नगर पंचायत जितने भी स्थान थे, सब में आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल जी के काम को अपना आशीर्वाद दिया। उसकी परिणति ये रही। और मैं बताना चाहूंगा, अगर हम बस्तर की बात करें तो यह संभव नहीं है कि नक्सली समस्या की बात ना करें। लोन वर्राटू जो एक कार्यक्रम मैं केवल अभी दंतेवाड़ा जिले की ही बात कर रहा हूं, उसमें 851 ऐसे नक्सली थे जिन्होंने आत्मसमर्पण का काम किया और देश की विचारधारा से अपने आप को जोड़ने का काम किया। सुदूर इलाके तक हमारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए 950 किलोमीटर सफर रास्ता बनाने का काम किया, जिसमें 700 बन चुका है डॉक्टर मिश्र। 213 बचा हुआ है, जिसको लेकर ये कैंप वगैरह में जो सुदूर इलाकों में। जी डॉक्टर, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आपने लोन वर्राटू का नाम लिया तो आपको ये बताना चाहूंगा कि कोंडा गांव, जगदलपुर, कांकेर, तीनों जगह नक्सल पीड़ित और जो सरेंडर्ड नक्सली हैं उनके परिजनों ने अभी पिछले हफ्ते ही प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना था सरकार हमारे लिए पुनर्वास नहीं कर रही जिसकी हमें अपेक्षा थी। एक संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा, मुझे बृजमोहन जी के पास भी जाना है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जहां कहीं भी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ठीक है, आपने जो कहा है किसको क्या शिकायत है, क्योंकि आदिवासियों को ये शिकायत को ये सरकार खासतौर से भूपेश बघेल जी प्राथमिकता से लेते हैं। मैं अभी हम लोग कुछ दिन पहले बैठे थे, बस्तर के एक इलाके से फोन आया मुख्यमंत्री जी के पास। मैं संदर्भ बस बताना चाहूंगा ताकि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम पड़े कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता किस प्रकार की है। तो वो पुलिस से संबंधित मामला था। उन्होंने सीधा थानेदार को फोन लगाया, अपने पीएस को कहा कि थानेदार से बात कराइए सीधा। तो हम लोगों ने पूछा, मैं ही ने पूछा कि आप सीधा थानेदार को लगा रहे? बोले मैं आईजी को लगाऊंगा, आईजी एसपी से पूछेगा, एसपी थानेदार से पूछेगा। अब किसी आदिवासी के ऊपर अगर आदिवासी की शिकायत हो रही, उसकी जांच नहीं हो पा रही या उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो सीधा मैं प्रामाणिक बात स्वीकार करना चाहूंगा। चलिए राजेंद्र जी, तो मुझे लगता है काम हो रहा है। आपकी बात का सार ये है कि सरकार बहुत संवेदनशील है। जैसा कि आपने कहा कि भूपेश बघेल जी के लिए बस्तर राजनीति का विषय नहीं है, उनका उससे जुड़ाव है। और जिस तरह से अभी आपने टीआई को फोन करने वाली बात कही, वो साफ तौर पर दर्शाता है। बृजमोहन जी हमारे साथ है। बृजमोहन जी, आपकी पार्टी कहाँ चूक गई? जैसा कि राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि बस्तर की लोकसभा सीट भी जीते, दोनों उपचुनाव भी जीते। उसके पहले की पृष्ठभूमि में जाऊं तो जगदलपुर के मेयर का चुनाव भी आपकी पार्टी हार चुकी थी। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, अभी भी आपकी पार्टी हारी है। तो कहाँ चूक हो रही थी लगातार? आप तो बस्तर का बहुत दौरा करते रहे हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वहाँ पर आपकी पार्टी कहाँ चूक गई और अब किन मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है?
देखिए शिरीष जी, मैं भी राजेंद्र जी को सुन रहा था। अगर बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदली है, बस्तर में सड़कों का जाल बिछा है, बस्तर में अस्पतालें खुली हैं, बस्तर में स्कूल खुले हैं, बस्तर के लोगों की आय बढ़ी है, बस्तर में सिंचाई योजनाओं का काम हुआ है, बस्तर में अब आदिवासी सब्जी भाजी और फल की खेती करने लगे हैं, बस्तर दंतेवाड़ा जिला पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती की तरफ गया है, तो अगर उसका श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगभग नक्सलवाद दूसरे राज्यों की बॉर्डर तक पहुंच गया था। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद नक्सलियों को यह लगने लगा कि अब तो हमारी हितैषी सरकार आ गई है, और यहां तक कि नक्सलवादियों ने भूपेश बघेल सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पहले घटनाएं सिर्फ उड़ीसा के बॉर्डर पर, आंध्र के बॉर्डर पर या महाराष्ट्र के बॉर्डर पर या उड़ीसा के बॉर्डर पर होती थी। अब ये घटनाएं कोंडागांव में होने लगी हैं, केसकाल में होने लगी हैं, दंतेवाड़ा में होने लगी हैं, बाजारों में होने लगी हैं। हमारे सिविलियन को मारा जा रहा है, हमारे सुरक्षा जवानों को मारा जा रहा है, ठेकेदारों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। तो नक्सल गतिविधियां भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद, और क्योंकि नक्सली गतिविधियों का भी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए हमको नक्सलवाद को समाप्त करना जरूरी है। 1-1.5 साल तक तो उनको यह ध्यान नहीं आया, वो नक्सलवादियों को पनाह देते रहे, और आज जाकर जब नक्सलवादी नेताओं को मार रहे हैं, नक्सलवादी जब सिविलियंस को मार रहे हैं, नक्सलवादी जब जवान के फोर्स के जवानों को मार रहे हैं, नक्सलवादी हमारे सब इंस्पेक्टर तक की हत्याएं कर रहे हैं, तब इन सरकार ये जागृत हुई है। और जब जागृत भी हुई है तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सिलेगर जैसी घटनाएं, कि आदिवासियों को जिले जिले में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस मामले में हमको बहुत संवेदनशीलता के साथ में काम करने की जरूरत है कि नक्सलवादियों के दबाव में, उनके भड़कावे में, और जो हमारे ग्रामीण हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, तो उस समय हमको बहुत टैक्टफुली उनको हैंडल करने की जरूरत है। अगर हम गोलियों का निशाना बनाकर उनको मार देंगे तो मुझे लगता है इससे हम नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि आदिवासियों में हम असंतोष पैदा करेंगे। आज जरा ये बताएं कि पिछले 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से कहां वहां पर कोई एक छोटा सा उद्योग भी लग पाया है क्या? एक ईंट भी किसी उद्योग के लिए इन्होंने लगा पाई है क्या? इन्होंने बस्तर में, कोंडागांव में, चारामा में मक्का के प्रोसेसिंग प्लांट डालने की योजना बीजेपी सरकार के समय से बनी थी। इनकी सरकार ने भी दोबारा एमओयू किया, परंतु आज वो कोंडागांव के उद्योग को इन्होंने समाप्त करके अब उसको वो दारू बनाने के लिए उस प्लांट का उपयोग करने वाले 2 सालों से 7.5 करोड़ रुपए शेयर ले लिया कोंडागांव के किसानों का, और आज तक वहां पर वो उद्योग नहीं लग रहा है। तो ये जो सरकार है, अब वहां के वनवासी आदिवासियों को ये बात समझ में आ रही है। अब ये 4,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले उनको बोनस मिलता था, अब इन्होंने बोनस देना बंद कर दिया। मैंने स्वयं ने लगभग 1 महीने तक इसके लिए अभियान चलाया कि तेंदुपत्ते का बोनस उनको क्यों नहीं मिल रहा है, साल बीज का बोनस उनको क्यों नहीं मिल रहा है, इमली की खरीदी पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं हो रही है। जितनी इमली की खरीदी सरकार कर रही है उससे 4 गुना ज्यादा इमली की खरीदी प्राइवेट व्यापारी कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है खाली हवाई बात कर रही है। पहले भी 1200 करोड़ रुपए की वनोपज खरीदी जाती थी, परंतु आज जो वो वनोपज है वो खाली 52 किस्म की वनोपज खरीदने की बात की जा रही है, परंतु वास्तव में अगर आंकड़ा देखेंगे, आज हमारे वन विकास निगम के पास में 1500 करोड़ रुपए डिपॉजिट के रूप में पड़ा है। वहां पर जो लघु वनोपज है उस पर आधारित उद्योग डालने चाहिए थे, उसको डालने की हमने पहल शुरू की थी, परंतु उसको इन्होंने शुरू कर दिया, वहां के बंद कर दिया। वहां के किसानों ने सब्जी भाजी की फसल पिछले 2-2.5 सालों से। ब्रजमोहन जी, जी मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया, जंगल वॉरफेयर स्कूल बनाया, सड़कें बनाई, जांगला में प्रधानमंत्री जी आए, इतना सब कुछ किया, और कांग्रेस सरकार, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि 52 जो वनोपज है उनकी खरीदी नहीं कर रही, केवल उसके बारे में प्रचार कर रही है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा रहे, उसके बदले में शराब की फैक्ट्री लगाने की तैयारी हो रही। मेरा सवाल ये है, इतना सब आपकी सरकार ने किया था, तो आप जो नगर के चुनाव होते उसमें आप हार गए,
आप लोकसभा में हार गए, आप विधानसभा में टोटल साफ हो गए। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? और ऐसा इस चुनाव में अकेले नहीं हुआ, ये 2013 से और बल्कि उसके पहले शुरुआत हो चुकी थी। तो आपकी पार्टी कहाँ चूक रही है, सवाल ये है। सरकार क्या कर रही है वो एक दूसरा सवाल है, आपकी सरकार ने क्या किया था वो एक दूसरा सवाल है। अभी आपकी पार्टी कैसे आगे बढ़ रही? और जितने आपने नक्सली घटनाओं का उदाहरण दिया, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जितना हुआ उतना कभी नहीं होगा। कलेक्टर का अपहरण हुआ, एसपी का मर्डर हुआ, कांग्रेस के 30 करीब नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया, और इतनी सारी घटनाएं हुई। गांव के गांव नक्सलियों ने जलाए, टीआई को अपहरण किया, और कई पुलिस वालों को कई बार अपहरण हुआ। उस विषय पे जाना ही नहीं। आपका संगठन कैसे वहां बढ़ेगा, कैसे आप पार्टी को अपनी वहां पर मजबूत करेंगे? छोटा सा उत्तर चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बस्तर छत्तीसगढ़ का मुकुट है, और छत्तीसगढ़ के मुकुट को जब तक हम सुरक्षित नहीं करेंगे, वहां से नक्सलवाद की घटनाओं को हम जब तक समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे छत्तीसगढ़ का समुचित विकास नहीं हो सकता। हम मैदानी क्षेत्रों में कितना भी विकास कर दें, उससे फायदा नहीं होने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कड़ाई के साथ में नक्सलवाद को समाप्त किया, और मैं तो इस बात का भी, मुझे आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर आई तो वो नक्सलवाद के समर्थन से आई। नक्सलवादियों ने कभी हमेशा नक्सलवादी विरोध करते थे कि वोटिंग का बहिष्कार करें, परंतु पिछले 2 चुनाव से उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार करने की बजाय आदिवासियों को दबाव डालकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए उनको तैयार किया। और जो दोनों चुनाव इन्होंने जीते हैं, उपचुनाव, आपको मालूम है कि किस तरीके से जीते, कितने सत्ता का दुरुपयोग कर जीता, कितना वहां के अधिकारियों का दुरुपयोग किया। आज भारतीय जनता पार्टी का आज भी वहां पर जनाधार है। आज भी वहां पर अगर दूसरे नंबर पर इन सब परिस्थितियों के बाद में भी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब वहां के वनवासियों को यह समझ में आने लगा है कि हमारी हितैषी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर वहां पर सीधे चुनाव होते अगर नगरीय निकायों के भी, तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए राजेंद्र तिवारी जी, आपका क्या कहना है ब्रजमोहन जी के आरोपों पर? एक छोटा सा उत्तर चाहूंगा, समय की कमी है। वहां के सांसद जीते, वहां के सांसद कितने वोटों से जीते? नहीं तो जल्दी जल्दी सुनिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। आपको बहुत समय दिया था तिवारी जी। नहीं, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए ब्रजमोहन जी। पहले मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ब्रजमोहन जी के इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं, इस घृणित आरोप को सिरे से खारिज करता हूं, जो उन्होंने ये कहा कि जिस समय ये सरकार आई तो नक्सलियों को लगा कि हमारी सरकार आ गई है, या हम जो उपचुनाव जीते हैं वो नक्सलियों के समर्थन से जीते हैं। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं, इसलिए क्योंकि उस दर्द को हम जानते हैं कि हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं ने अपने प्राणों का उत्सर्जन दिया था नक्सली हमले में। तो सबसे पहले तो उसको छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म से लेकर के संप्रदाय तक की राजनीति करने वाले, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, नहीं, आप सुन लीजिए एक एक बात। आपने वादा किया था ना कि 8,52,000 परिवार को हम पट्टा देंगे। उसके बाद 15 साल में इनको काम करने के लिए श्री जी 15 साल मिले। ब्रजमोहन जी का कहना भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जनाधार है आज भी, और दूसरे नंबर की पार्टी है। तो प्रदेश में 2 ध्रुवीय राजनीति है, तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी का जनाधार होगा ही। लेकिन सवाल यह है कि आदिवासी किसे अपना मानते हैं। ट्रेंड साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वहां के आदिवासियों का झुकाव किस ओर है। लेकिन हमने जिस विषय पर चर्चा की थी उस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई, दोनों आरोप प्रत्यारोप में ही उलझ गए। अभी देखने वाली बात होगी कि 2013 के लिए जो तैयारियां चल रही दोनों पार्टियों ने जिस तरह से अपने संगठन के लोग उतारे हुए हैं, उसका क्या परिणाम आता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।